नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, अणुओं की दुनिया के अंदर। हम जानेंगे उस छिपी हुई वास्तुकला के बारे में, उन अनदेखी ताकतों के बारे में जो हमारे चारों ओर की हर चीज को आपस में जोड़कर रखती हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, स्कूल में तो हम सब ने पढ़ा है ना कि एटम्स इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। पर क्या बात बस इतनी सी ही है या इसके पीछे कोई और गहरी कहानी छुपी है? आज हम इसी आसान सी लगने वाली बात की तह तक जाएंगे और केमिकल बॉन्ड्स के पीछे छिपी असल दुनिया को खोजेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं एक ऐसे बॉन्ड से जो बड़ा ही अनोखा है। यहां कोई बराबर की साझेदारी नहीं होती, ये तो एक तरफा देने और लेने का रिश्ता है। अब देखिए, एक नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं और शेयरिंग होती है। पर यहाँ मामला बिल्कुल अलग है। एक ही एटम पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन जोड़ी सामने रख देता है, किसी दरिया दिल डोनर की तरह। तो जाहिर है इस अनोखे रिश्ते में दो किरदार होंगे। एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसे हम कहते हैं डोनर यानी दाता, और दूसरा जो उसे लेता है वो कहलाता है एक्सेप्टर यानी स्वीकारक। सीधा सा हिसाब है, एक देने वाला एक लेने वाला। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देखना हो तो सल्फ्यूरिक एसिड से बेहतर क्या होगा। यहां स्क्रीन पर जो स्ट्रक्चर है जरा उस पर गौर कीजिए। बीच में जो सल्फर एटम है वो एक असली डोनर की तरह काम कर रहा है। वो ऑक्सीजन एटम्स को दो पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्स दान में दे रहा है और बस बन गए दो उपसह संयोजी बंध। मगर रुकिए, कहानी सिर्फ एटम्स के आपस में जुड़ने तक ही खत्म नहीं होती। असल में कई बार तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ही नहीं लेते, वो सबसे बड़ा कमाल कर जाते हैं। वो मॉलिक्यूल्स के बीच एक ऐसी अनदेखी ताकत पैदा करते हैं जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इन्हें कहते हैं लोन पेयर यानी एकाकी जोड़ी। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में शामिल नहीं होते, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार बैठे रहते हैं। नहीं, ये मॉलिक्यूल के शेप और उसके बर्ताव पर बहुत गहरा असर डालते हैं। पानी और अमोनिया ये इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। देखिए, पानी में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होते हैं और अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक। और कमाल की बात यह है कि भले ही ये सीधे बॉन्ड नहीं बना रहे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी जो बड़ी चीजें होती हैं ना, उनकी असली वजह यही लोन पेयर्स हैं। और बस यहीं से एंट्री होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की। एक बात साफ समझनी होगी, ये बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर नहीं बल्कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का एक खिंचाव है, एक अट्रैक्शन। और ये बनता कब है? जब हाइड्रोजन किसी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है। चलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF का केस लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले H और F के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। पर फ्लोरीन जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर थोड़ा कह सकते हैं लालची है, तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है। नतीजा, हाइड्रोजन पर आ जाता है हल्का सा पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन पर हल्का सा नेगेटिव। और बस ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और बन गया दो मॉलिक्यूल्स के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखने में कुछ ऐसा लगता है, एक HF मॉलिक्यूल का हल्का पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे HF मॉलिक्यूल के हल्के नेगेटिव फ्लोरीन की तरफ खिंचता है। अब हाँ, अकेले में ये अट्रैक्शन बहुत कमजोर होता है, लेकिन जब ऐसे हजारों लाखों अट्रैक्शंस एक साथ काम करते हैं ना, तो इनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो सबसे बड़ा फर्क है वो याद रखना बहुत जरूरी है। कोवेलेंट बॉन्ड वो मजबूत होते हैं और एक मॉलिक्यूल को अंदर से जोड़कर रखते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड वो कमजोर होते हैं और अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, उन्हें पास पास खींचते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हर जगह मिल जाएंगे। ये सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स में दिखते हैं जहां हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हो। इसी वजह से पानी H2O में ये होते हैं, पर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S में नहीं। और सच तो ये है कि पानी के जितने भी अनोखे गुण हैं ना, जिनके कारण धरती पर जिंदगी मुमकिन हुई, उन सब के पीछे इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड्स का हाथ है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ये आखिर बनते कैसे हैं? इसका सारा खेल उनके ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री यानी उनके आकार पर टिका है। इसमें भी दो मेन टाइप हैं, सिग्मा और पाई। सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब ऑर्बिटल्स एकदम आमने सामने हेड ऑन टकराते हैं। सोचिए जैसे दो लोग मजबूती से हाथ मिला रहे हों। और पाई बॉन्ड वो तब बनता है जब ऑर्बिटल्स साइड से यानी अगल बगल से ओवरलैप करते हैं। ये एक सेकेंडरी कनेक्शन है जो अक्सर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स में सिग्मा बॉन्ड को और मजबूती देता है।
ये जो टेबल है, इसमें एक बड़ा ही मज़ेदार पैटर्न दिखता है। ज़रा देखिए, जैसे जैसे हम सिंगल से डबल और फिर ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाते हैं, बॉन्ड की लंबाई कम होती जाती है, लेकिन उनकी रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन करने के लिए ज़्यादा बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका बॉन्ड ज़्यादा एनर्जी वाला होता है। और ये ज्योमेट्री का खेल सिर्फ ऑर्बिटल्स तक ही नहीं रुकता, वो आपस में कैसे मिक्स होते हैं, जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, उससे पूरे मॉलिक्यूल का फाइनल शेप तय होता है। और यही शेप तय करता है कि वो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक खास ताले के लिए एक खास चाबी होती है। तो इन सब बातों से हमें क्या पता चला? यही कि मॉलिक्यूल्स की दुनिया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चरल प्लान पर चलती है। हर चीज का एक कारण है। हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं जो बिना कुछ लिए देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो धीरे धीरे खींचते हैं, मजबूत सिग्मा बॉन्ड्स हैं जो नींव रखते हैं, और पाई बॉन्ड्स हैं जो स्ट्रक्चर को और पक्का करते हैं। ये सब मिलकर एक मॉलिक्यूलर गोंद की तरह काम करते हैं जो हमारे आसपास की हर चीज को जोड़े हुए हैं। और आखिर में ये सारी चीजें एक साथ मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाती हैं। इन बॉन्ड्स का कॉम्बिनेशन, उनकी ताकत, उनकी जगह, उनकी ज्योमेट्री, यही सब कुछ तय करता है। पानी क्यों बहता है, हीरा इतना सख्त क्यों होता है, और यहाँ तक कि जिंदगी का वजूद कैसे है, इन सबके जवाब इन्हीं बॉन्ड्स में छुपे हैं। तो अगली बार जब कोई एक ग्लास पानी उठाए या बस एक गहरी सांस ले, तो उस अनदेखे डांस के बारे में सोचा जा सकता है जो हर पल हर जगह हो रहा है। इन छिपी हुई ताकतों को समझना सच में अपने आसपास की दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है।